हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। वो सारी इंट्रोडक्शन मैंने आपको जितना कुछ भी बताया था वो यूं ही नहीं बोला गया है, वो सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो मैंने बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और काफी गैप लग गया, बीच में हम दूसरा चैप्टर ले लिए, कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन ही होता है। हमारा जो कोर पार्ट है इस चैप्टर का, हम उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना इस चैप्टर्स को, तो इस चैप्टर को कोई भी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नाम से कोई नहीं पढ़ाएगा। कहीं पे भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो कहोगे इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, इम्यूनोलॉजी का सवाल है, ऐसे बोलते हैं। व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हिंदी में बोलता हूँ, छोड़ो, नहीं तो फिर अभी से परेशान हो जाएगा। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो फॉरेन पार्टिकल से, ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के पास एक सिस्टम है जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम एक लिमिट तक फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है और हमारे बॉडी को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है फॉरेन पार्टिकल से जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज द इम्यून सिस्टम। अब इस इम्यून सिस्टम में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, कई सारे इसके फंक्शंस हैं। हम इसकी स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं हम उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। आज मैं इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ और इस चैप्टर का मेन पार्ट इम्यूनोलॉजी ही है। बाकी इस चैप्टर का नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्यों रखा गया है? क्योंकि इस चैप्टर में आपको कई सारे डिजीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन डिटेल में केवल 3 ही डिजीज आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 3 ही डिजीज आपके सिलेबस में डिटेल में है। वन इज मलेरिया, वन इज एड्स एंड वन इज कैंसर। इस तीनों के बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल घुसेंगे, क्योंकि ये खास करके एड्स और कैंसर ये एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जिसमें बायोलॉजी डिमांड करता है कि कितने सारे लोग इसमें काम करें, रिसर्च करें। इसमें बहुत सारी चीज अभी ढूंढने के लिए बाकी है, तो इसलिए आपको 12th लेवल से ही एड्स और कैंसर डिटेल में पढ़ाने लगते हैं ये लोग, ठीक है। और मलेरिया एक क्लासिकल डिजीज है, इसकी स्टडी काफी ज्यादा हो भी चुकी है, ठीक है, तो वो भी एक डिटेल में है आपके सिलेबस में, यही 3 पढ़ाऊंगा। बाकी सारे डिजीज का नाम जरूर आएगा लेकिन इन डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इम्यूनोलॉजी में स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले आज मैं इम्यूनोलॉजी को आसान बनाने के लिए आपके सामने कुछ छोटे छोटे से टर्म अभी पहले डिस्कस करूंगा इस मीटिंग में, तब मैं इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करूंगा। अगर वो टर्म आपको क्लियर हो गया तो फिर यकीन मानिए आप इम्यूनोलॉजी को रट नहीं रहे होंगे, आप इम्यूनोलॉजी को समझ रहे होंगे कि बैक्टीरिया आया तो उसका क्या हुआ बॉडी के अंदर, किस तरीके से उसका किलिंग हुआ। बैक्टीरिया का किलिंग वायरस के किलिंग से कैसे डिफरेंट है, वायरस जब अटैक किया तो कहां अटैक किया, फिर उसको मारा कौन, उसको पहले कौन अटैक किया। आप इन चीजों को समझ पाएंगे, रटेंगे नहीं, रटने की नहीं है इम्यूनोलॉजी। कुछ चीजें एग्जांपल्स आएगा रटने वाला, मानता हूं मैं, कि कौन सा डिजीज कौन सा बैक्टीरिया कराता है, कौन सा डिजीज कौन सा वायरस कराता है, ये चीजें याद करने वाली जरूर होगी, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो रटने वाला नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ताकि आपका ये चैप्टर काफी आसान बन जाए, ठीक है। मैं पहले सारे टर्मिनोलॉजी का नाम लिख रहा हूँ कि मैं कौन कौन से टर्म को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट वन मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे आपके सामने पैथोजन, फिर मैं डिस्कस करूंगा एंटीजन, फिर मैं डिस्कस करूंगा पैथोलॉजी, फिर मैं डिस्कस करूंगा एंटीबॉडी, फिर मैं डिस्कस करूंगा एग्लूटिनेशन। अगले पेज पे ले लेते हैं, यहाँ नहीं हो पाएगा। एग्लूटिनेशन, फिर मैं डिस्कस करूंगा ऑप्सोनाइजेशन, पहले लोग यहाँ पे जेड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वैक्सीन, फिर मैं डिस्कस करूंगा एंटी सीरम। मैं यहाँ पे अभी जितनी भी टर्मिनोलॉजी लिखा हूं मैं इसको काफी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस इतना डिस्कस कर रहा हूं
कि आपका चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप चैप्टर को समझ पाए, बस इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपके सामने डिस्कस करते हैं पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज पैथोजन? क्या होता है पैथोजन? अरे बोलो यार, कोई तो बोलो, व्हाट इज पैथोजन? चलिए, तो कोई बात नहीं है। पैथोजन इस डिजीज, आज के बाद में पूरे चैप्टर में डिजीज को DZ से लिखूंगा, ठीक है। पैथोजन इज डिजीज काउजिंग बायोलॉजिकल एजेंट। डिजीज काउजिंग बायोलॉजिकल एजेंट इज कॉल्ड एज पैथोजन। फॉर एग्जाम्पल, आप ही बता दो एग्जाम्पल। बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया हैं। वायरस उस दिन भी बताया था, आपको याद करो। प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिंथ एटसेट्रा। बस वो बायोलॉजिकल एजेंट होना चाहिए। इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट क्या है कि वो बायोलॉजिकल एजेंट होना चाहिए, तभी आप उसको पैथोजन बोलते। तो डिजीज काउजिंग biological agent called as pathogen. Now, what is antigen? Any substance which can stimulate our immune system is called as antigen. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता हो, उसको हम एंटीजन कहते हैं। अब ये एंटीजन का क्लासिफिकेशन मैं आपको कर बता दूं। एंटीजन दो अलग अलग बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, और एक बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजन दो प्रकार का होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन भी एंटीजन दो प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजन एक होता है कंप्लीट एंटीजन, और एक होता है इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोजीनियस एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एक और होता है एंडोजीनियस एंटीजन। एक एक करके पहले सारे वर्ड को समझे। पहले एंटीजन क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम यूं एक्टिवेट नहीं होता। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। हमारे इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसका 3 मेजर यूनिट है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। अब ये जहां पे अभी सुसज्जित है वहां पे हैं, जहां इनको अरेंज किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, वहां ये हैं, लेकिन वहां ये अभी एक्टिवेटेड मोड में नहीं है, अलर्ट मोड में जरूर है। एक्टिवेशन और अलर्ट दो अलग अलग चीजें हैं। अभी हमारी सारी डिफेंस सिस्टम इंडिया की अलर्ट मोड में जरूर है। अभी कल को उधर से पाकिस्तान अगर हमला कर दे तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम अभी अलर्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलर्ट एंड एक्टिवेशन। हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहता। जब कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा, जब कोई एंटीजन अटैक करेगा, ये बोलो, तब हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अलर्ट पहले से है, अलर्ट है तब तो वो एंटीजन को सेंस कर लेगा। जैसे ही सेंस करेगा एंटीजन को तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से,
ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, एनी सब्सटेंस which can stimulate our immune system called as antigen। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एनी सब्सटेंस के नीचे लिख रहा हूं कुछ भी, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ग्लाइकोलिपिड एटसेट्रा, ग्लाइकोप्रोटीन एटसेट्रा, एनी सब्सटेंस which can stimulate our immune system called as antigen। अब सुनना ध्यान से, एंटीजन दो प्रकार का होता है, वो तो अलग क्लासिफिकेशन है, अभी मैं बता रहा हूं। सपोज करो कोई बैक्टीरिया आया, मान लो ये पैथोजन है, इधर देखो ये पैथोजन है, ये बैक्टीरिया है। पता है बैक्टीरिया के सरफेस पर कई सारे ऐसे प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखो, ये देखो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के सरफेस पर, उसके सेल वॉल से अटैच्ड है। सुनना ध्यान से, अगर मैं इस होल बैक्टीरिया को बोलूं तो दिस होल बैक्टीरिया, दिस कंप्लीट बैक्टीरिया, दिस कंप्लीट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पैथोजन। सुनना ध्यान से, क्या डिफरेंस है पैथोजन एंटीजन, कॉल्ड एज पैथोजन। बट बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पर पाए जाने वाला वो स्पेसिफिक प्रोटीन, अगर वो हमारे बॉडी के हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड एज एंटीजन। मींस हम कह सकते हैं एंटीजन इज द पार्ट ऑफ पैथोजन। हेलो, एंटीजन इज द पार्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैरीज एंटीजन, एंटीजन अटैच्ड विद पैथोजन। पूरी बैक्टीरिया का हमने बात किया तो पैथोजन है, मगर उसकी सरफेस पर पाए जाने वाला कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, कॉल्ड एज एंटीजन। जब हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, जरूरी नहीं है डिजीज हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट था, एक्टिवेट हो गया, हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़के कॉप अप कर ले, उसका मामला खत्म कर दे और डिजीज ना हो। तो हम एंटीजन को ये नहीं कहते हैं डिजीज काउजिंग एजेंट, नो नो नो, गलत। एंटीजन इज एक्चुअली, एंटी मतलब अगेंस्ट, जन मतलब जनरेट करना। जैसे ही कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे बॉडी में आएगा, हमारा बॉडी उसके खिलाफ कुछ जनरेट करता है। दैट सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में आया था, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ने किसी के खिलाफ कुछ जनरेट किया, उस सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। अगर हमने किसी के खिलाफ कुछ जनरेट कर ही लिया तो डिजीज कहां से होगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में एंटीजन के एंट्री के बाद हमारा बॉडी एक्टिवेट होता है, हम उससे लड़ते हैं और डिजीज नहीं होता है। लेकिन जब हमारा डिफेंस सिस्टम फेल कर जाता है, हाथ खड़ा कर देता है, तब हमें डिजीज हो जाता है। तो एंटीजन और पैथोजन में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अब समझना, जैसे आज बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस पर एंटीजन है, जैसे आज किसी अदर पैथोजन के बॉडी के सरफेस पर एंटीजन है, क्या हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ एंटीजन होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा यार। हमारे सेल के सरफेस पे भी बहुत सारे घने सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, सरफेस प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन किसी दूसरे के बॉडी में चला जाए, मान लो कि किसी कैटल्स, रैट, रैबिट, इनके बॉडी के अंदर चला जाए, तो क्या उसके लिए वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी से गया है, क्या वो एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करेगा? यस और नो? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है नॉन सेल्फ। एंटीजन तो हमारे भी बॉडी में है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन से एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि वो सेल्फ एंटीजन है। मतलब जो मैं आज यहाँ पे आपको बात कर रहा हूं, कि मैं जितनी भी बातें करूंगा इस पूरे इम्यूनोलॉजी चैप्टर्स में, मैं नॉन सेल्फ एंटीजन की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, कभी कभी हमारा बॉडी सेल्फ एंटीजन के खिलाफ भी भड़क जाता है, और वो एक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। वो एक अलग केस है, एक्सेप्शनल केस है, वो रोग है, वो डिसऑर्डर है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हमारे ही बॉडी के खिलाफ, हमारा ही सेल्फ एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है।
तो वो कब एक्टिवेट होता है? वो होता है नॉन सेल्फ एंटीजन के खिलाफ। मतलब मैं यहाँ पे जो आपको ये क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, अंडरस्टूड है कि मैं ये नॉन सेल्फ एंटीजन के ही बारे में बात कर रहा हूं। अब इस नॉन सेल्फ एंटीजन को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी। हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो एंटीजन आया है, अब अंडरस्टूड है, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि वो नॉन सेल्फ है। जिस दिन मुझे सेल्फ के बारे में अलग से बात करना होगा मैं कर लूंगा, बाकी पूरी बातें नॉन सेल्फ की ही चलेगी। अब जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आया है, अगर वो एंटीजन अकेला कैपेबल है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, अकेला सफिशिएंट है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, दैट एंटीजन इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंटीजन। अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आया है और आने के बाद भी वो किसी चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तब जाके हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, दैट आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एंटीजन। एग्जांपल बताता हूं। हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला, हमारे बॉडी के अंदर आने वाला मोस्ट ऑफ द नॉन सेल्फ एंटीजन जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मतलब प्रोटीन एंटीजन, वो कंप्लीट एंटीजन ही होते हैं मोस्टली। और हमारे बॉडी के अंदर आने वाला मोस्टली लिपिड एंटीजन, पॉलीसेकेराइड एंटीजन, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, मोस्टली दीज आर द इनकम्प्लीट एंटीजन। सिंपल सी बात है। कोई भी फॉरेन एंटीजन आया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, अकेला हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कैपेबल है, कंप्लीट एंटीजन। किसी दूसरे चीजों पर डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, इनकम्प्लीट एंटीजन। अब बात करते हैं फिर से एंटीजन का दो कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। सपोज करो ये हमारे बॉडी का टिश्यू है, यहाँ पे बना दूं, ये हमारे बॉडी का टिश्यू सिस्टम है। ओके, अब आपको पता है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, यस और नो? ये देखो ग्रुप ऑफ सेल। अब मुझे बताओ ये ग्रुप ऑफ सेल के बीच का जो ये स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, ये जो सेल सेल के बीच का स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। सर लैग कर रहा है। हाँ हाँ अभी किया था, कोई बात नहीं, अब नहीं करेगा। हाँ मुझे बताओ कि जो ये टिश्यू और टिश्यू के बीच का स्पेस है उसको क्या कहते हैं? ये स्पेस, अरे बोलो, अरे इंटरसेल्यूलर स्पेस। हाँ भाई, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर, सेंड कर दिए। नहीं, वो मैं ग्रुप में दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, नेटवर्क की वजह से कट गया। मैंने पैथोजन बता दिया, मैं एंटीजन बता रहा हूँ। या आपको नोट्स में लिखना है इसलिए स्क्रीनशॉट मांगा मैंने, ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? हाँ तो मैं एंटीजन का एक कैटेगरी तो बता दिया उधर, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी, कंप्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन। अब मैं दूसरा कैटेगरी इधर बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये मैं बता रहा हूँ एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, ठीक है? एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ओरिजिन। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या है? टिश्यू है, और ये टिश्यू के अंदर ये क्या है? सेल है। अब आपको पता है टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। अब मुझे बताओ सेल सेल के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज दिस वन, इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है जी? तो ये क्या है? इंटरसेल्युलर स्पेस है। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान, ये क्या है? सेल है। अब सुनना ध्यान से, अगर कोई एंटीजन आया, सपोज करो कि वो बैक्टीरिया है, सपोज करो कि वो बैक्टीरिया है, तो पता है आपको एक बात, बैक्टीरिया जब आता है हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से एंटर कर गया,
तो जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है, वो इन्फेक्शन कहाँ करेगा? टिश्यू में ही जाके करेगा। तो बैक्टीरिया टिश्यू के पास जाके सेल के अंदर कभी नहीं जाता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस में ही अपना नंबर बढ़ा लेता है। फिर आप बोलोगे सर जब बैक्टीरिया को सेल के अंदर जाना ही नहीं था तो इंटरसेलुलर स्पेस में आया है क्यों? भाई साहब वो जो इंटरसेलुलर स्पेस का जो कंटेंट है ना, वो बैक्टीरिया के लिए एज अ न्यूट्रिटिव कल्चर एक्ट कर रहा है, और बैक्टीरिया अपना मजे कर रहा है, बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा रहा है। तो मुझे बताओ, बैक्टीरिया के बॉडी के सरफेस, बैक्टीरिया पैथोजन है, उसके बॉडी के सरफेस पर कोई ना कोई एंटीजन होगा। तो मुझे बताओ कि ये जो एंटीजन आया है वो सेल के अंदर जाके इफेक्ट कर रहा है या सेल के अंदर ही रह गया, सेल के बाहर ही रह गया? अब बाहर रह के वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, ऐसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहा है जो हमारे सेल को हार्म कर रहा है। जो सेल है उस सेल के साथ अटैच करके हमारे सेल को हार्म कर रहा है, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो पैथोजन आया उसके साथ जो एंटीजन आया, ये जो एंटीजन है आके अब जैसे हमारा सेल हार्म हुआ तो हमारा सेल एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या क्या करता है वो तो मैं आगे की कहानी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इतना बताओ, जैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज हुआ होगा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया होगा। पूरी कहानी का सार ये है कि ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सेल के अंदर रह जाके एक्टिवेट किया या सेल के बाहर ही रह के एक्टिवेट कर दिया? बाहर ही रह के एक्टिवेट। दिस काइंड ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड एज एक्सोजीनियस एंटीजन। पहला एग्जांपल बैक्टीरियल एंटीजन। बैक्टीरियल एंटीजन मोस्ट ऑफ द केस में, मैं मोस्ट ऑफ द केस बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि मायोबैक्टीरियम लिप्री जो लेप्रेसी कराने वाला बैक्टीरिया है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सब के जो बैक्टीरिया हैं ये सब सेल के अंदर जाके हार्म करते हैं। एक्सेप्शन है, जब तक एक्सेप्शन ना बोला जाए तो नॉर्मल बात सोचना है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं करता, सेल के बाहर ही रह के हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमें डिजीज हो जाएगा। तो एक तो एग्जांपल क्या हो गया, एक्सोजीनियस बैक्टीरिया। अब मैं बात कर रहा हूँ वायरस की। वायरस पता क्या करता है? पहले एक बार बता, कोई भी चीज पहले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में तो आएगा ही ना, जिसको इंटर सेलुलर स्पेस कह रहे हैं, वहां तो वो आएगा ही ना। पहले एक बार आया, यह है वायरस, यह है वायरस। जब वायरस यहाँ आया तो यहाँ पे भी वायरस कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहा था जो उसके पास था। हर वायरस के पास नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है। टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहा था। फिर थोड़े समय के बाद ये वायरस अंदर चला गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाके जो इस सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल था डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, ये उसके साथ अपना डीएनए को अटैच करवाया, और उसके बाद अपने डीएनए को उसके साथ मिला के रेप्लिकेशन कराया, और तब जाके नया वायरल पार्टिकल बना, नए वायरस बने, वायरस का नंबर बढ़ा सेल के अंदर, और तब जाके ये टॉक्सिक मटेरियल सेक्रीट किया या कुछ ऐसा फिजियोलॉजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट किया कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। पूरी कहानी के सार क्या है कि वायरस जो आया, वायरस पहले सेल के बाहर ही रहा, वहां पे रह के भी नुकसान पहुंचाया, वहां पे रह के भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाया। फिर सेल के अंदर आया, सेल के अंदर आया तो भी हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुए। तो मुझे बताओ, वायरस एक्सोजीनियस एंटीजन का एग्जांपल होगा या एंडोजीनियस का एग्जांपल होगा? एंडोजीनियस का एग्जांपल। दोनों का एग्जांपल होगा, दोनों का एग्जांपल होगा। अब आप क्या बोलोगे कि दोनों का एग्जांपल होगा तो क्या अंतर है? अंतर है, वायरस एंटीजन इनिशियली क्या होता है? एक्सोजीनियस। लेटर ऑन बाद में क्या होता है? वो एंडोजीनियस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये बैक्टीरिया अंदर क्यों नहीं गया और वायरस अंदर क्यों गया? इसकी लंबी कहानी है भाई साहब, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। कहानी ये है कि वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपने से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, उसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट का जेनेटिक मटेरियल चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो सेल के अंदर जाता है। बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन करने के लिए खुद अपने आप में कैपेबल है, इसलिए उसको सेल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स द रीजन। सिंपल वे में बोला हूँ, बाकी इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपके लेवल पे नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो हुआ किसका? ये। अब मुझे एक बात बताओ, एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि कल को कोई सेल है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका डीएनए है, रेप्लिकेशन वगैरह हो रहा था, कंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा था। अब आपको पता होगा
जब सेल डिवीजन कंट्रोल्ड नहीं हो पाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो मुझे बताओ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है वो नॉर्मल रहा होगा या एबनॉर्मल हो चुका होगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल हो चुका होगा। और उसके नॉर्मल हो एबनॉर्मल गया। होने का कारण आप क्या बताओगे? क्या आप म्यूटेशन बता सकते हो कि उसके अंदर कोई चेंजेज आ गया है? यस सर। यस एबनॉर्मल ड्यू टू म्यूटेशन। अब मुझे बताओ अगर ये एबनॉर्मल हो चुका है म्यूटेशन की वजह से, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रहा है, तो इस जेनेटिक मटेरियल से जो कुछ भी फैक्टर निकल रहा है वो सेल के अंदर ही निकल रहा है। पहले नॉर्मल निकलता था, नॉर्मल अमाउंट में उसका फैक्टर निकलता था तो सेल कंट्रोल्ड वे में डिवीजन करता था। लेकिन जब वो एबनॉर्मल हो चुका है तो इस जेनेटिक मटेरियल से जो फैक्टर्स निकल रहा है वो एबनॉर्मली निकल रहा है या नॉर्मली निकल रहा है? बोलो। अफेक्टेड। एबनॉर्मल या नॉर्मल? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। एबनॉर्मली। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ फैक्टर भी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और पता है इस टाइप के सेल जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही है इसको आप ट्यूमर कहते हो। कैंसर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ट्यूमर कहते हो। तो मुझे जल्दी से बता दो, ट्यूमर एंटीजन किस प्रकार का, एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस? इंडोजीनियस। एक्सोजीनियस। ट्यूमर सेल एंटीजन जो ग्रोथ फैक्टर एक्सेस में आया। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एंटीजन कितने कितने प्रकार के होते हैं। एंटीजन अगर मैं बोलूं कि वो एंटीजन हमारे बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए अकेला कैपेबल है तो कंप्लीट एंटीजन, किसी पे डिपेंड करता है तो इनकम्प्लीट एंटीजन, और अगर वो हमारे बॉडी के अंदर आके सेल के बाहर ही रह के हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कैपेबल है तो एक्सोजीनियस, एग्जांपल वायरल एंटीजन इनिशियली एंड बैक्टीरियल एंटीजन। एंड एंडोजीनियस एंटीजन अगर सेल के अंदर रह के कोई हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है तो एंडोजीनियस एंटीजन। एग्जांपल वायरस एंटीजन, लेटर ऑन, और ट्यूमर सेल एंटीजन, दीज आर द एंटीजन। यहाँ तक की सारी बात क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। तो चलिए मैंने कितना टर्मिनोलॉजी बता दिया, पैथोजन बता दिया, एंटीजन बता दिया। अब एक टर्मिनोलॉजी है पैथोलॉजी, यहीं पे बता देता हूँ, नहीं अगले स्लाइड पे ले देता हूँ। तीसरा नंबर पैथोलॉजी। क्या होता है भाई पैथोलॉजी? जब आपके बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गया, आपके बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गया तो जल्दी से बताओ आपको डिजीज होने की संभावना है या नहीं है? संभावना है। तो जब आपके बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर गया और वो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है, देन द स्टडी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दैट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। अब मुझे एक बात बताओ, ये पैथोलॉजी जो हुआ है क्रिएट आज आपके बॉडी में, पैथोजन की एंट्री से केवल हो सकता है या फिर और भी चीजों से ये आपके बॉडी की पैथोलॉजी हो सकती है? पैथोजन और भी एंट्री चीजों से हो नहीं, ये पैथोलॉजी और भी चीजों से हो सकती है। यहाँ GY होगा ना, पैथोलॉजी। ये पैथोलॉजी और भी चीजों से हो सकती है। आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और भी चीजों से डिस्टर्ब हो सकता है जो आप स्टडी करोगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल। याद करो स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था, अगर मान लो कि आपके अंदर पहले से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगा ना, और जब आप उसका स्टडी करोगे वो भी पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी इज जस्ट द स्टडी ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही आपका बॉडी का लाइफ स्टाइल खराब है, कोई पैथोजन नहीं है, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो, आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, कोई पैथोजन की एंट्री नहीं हुई है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज नहीं है, इसके बावजूद आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो बताओ उसकी जब आप स्टडी करोगे क्या वो पैथोलॉजी नहीं है? तो ये पैथोलॉजी अलग अलग कारणों से हो सकती है। वन इच, इसको नोट कर लो एक बार। पैथोलॉजी क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट इज द कॉल्ड एज पैथोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंटीबॉडी। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंटीबॉडी। व्हाट इज एंटीबॉडी? अब तो कोई बता दो यार, एंटीबॉडी क्या है? जो पैथोजन के खिलाफ हमारे बॉडी में बनता है। चलो कोई बात नहीं, मैं एंटीबॉडी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है which can bind with antigen, which can bind with antigen, जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है एंड न्यूट्रलाइजेस देम, और उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, ऐसा होता है। इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। ये होता है एंटीबॉडी। और ये एक बात याद रखना कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? फॉर्म्स बाय प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल से बनता है। अभी प्लाज्मा बी सेल क्या होता है ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। बस अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो प्लाज्मा बी सेल से बनता है, एंटीजन के साथ बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। स्क्रीनशॉट लो, इन सारी बातों को एक बार जल्दी से देखो, देन मैं अगले मीटिंग में और भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, देन मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा, ठीक है।